बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट में सबसे पहले हम ये समझते हैं कि एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है और बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब क्या है। ठीक है, तो एनवायरनमेंट का मतलब होता है वातावरण। ठीक है, तो हिंदी में कहावत भी है, जैसी चाल वैसी ढाल। ठीक है ना, जिस पर्यावरण में आप रहते हो आप वैसे ही हो जाते हो। जैसे कुत्ता, अगर आप कुत्ते को जंगल में छोड़ दोगे, कुत्ता तो जानवर है ना, जंगल में रहना चाहिए, तो वो कैसा कुत्ता हो जाएगा? जंगली कुत्ता। लेकिन कुत्ते को अगर आप बेड में सुलाओगे, उसको दूध पिलाओगे, खाना खिलाओगे, तो इंसान जैसा हो जाएगा, मतलब गोरा चिट्टा, सफाई वगैरह करना शुरू कर देगा, उसको मतलब इंसानों जैसी आदत पड़ जाएगी। फिर आप उसको प्रोनाउंस भी कर सकते हैं, प्लीज थ्रो इट, तो थ्रो कर देगा। समझ गए? उसी कुत्ते को अगर आप आर्मी नेवी में डाल दोगे, कुत्ते आर्मी नेवी के होते हैं, पुलिस वालों के सूंघ लेते हैं, सुराग ढूंढ लेते हैं, तो पुलिस वालों की तरह हो जाएगा। वातावरण, ऐसे इंसान होते हैं, समझ गए? साउथ अफ्रीका चले जाओगे काले हो जाओगे, दिमाग भी काला हो जाएगा। अब बाल तो माशाल्लाह कैसे हो जाएंगे तुम्हें ही पता है। इंडिया में आओगे तो सांवले हो जाओगे, ना गोरे ना काले, गेहुआ हो जाओगे, है ना, किसी कैटेगरी में बचोगे ही नहीं। इसी तरीके से वातावरण, तो ये तो हो गया एनवायरनमेंट। बट हम क्या पढ़ रहे हैं? बिजनेस एनवायरनमेंट। तो ऐसे ही बिजनेस है भाई, मुझे इंस्टीट्यूट खोलना है, कहाँ खोलूं? एक बार देखना चाहिए ना एनवायरनमेंट कहाँ का क्या है। मैं कॉमर्स पढ़ाता हूँ, मैंने सेंटर खोल लिया वहाँ जहाँ सारे बच्चे साइंस से पढ़ रहे हैं, क्या फ़ायदा? तो ये चैप्टर आपको कैसे पढ़ना है कि आप अगर किसी कंपनी के कल के दिन मैनेजर बनते हो, भाई अभी आप बीकॉम कर रहे हो, आगे या तो एमबीए करोगे या एमकॉम करोगे और अच्छा कोई कोर्स करोगे, आखिर आप कंपनी में काम ही तो करोगे, तो आपको कल के दिन कंपनी चलानी पड़ेगी ना, तो फैसले भी तो आप ही लोगे। समझ रहे हो? कंपनी में चलाने वाला फैसले आपसे पूछ के लेगा। तो सुंदर पिचाई जो है गूगल कंपनी को चला रहा है, मालिक नहीं है बट चला रहा है, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, वो सीईओ है, सारे फैसले ऐसे ही तो लेता होगा जैसे हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये बिजनेस का एनवायरनमेंट है। तो बिजनेस का एनवायरनमेंट को हमें बिजनेस के एंगल से एनालिसिस करके फिर डिसीजन लेने होते हैं कि व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग फॉर अस। ठीक है, अब कोविड-19 का पेंडेमिक के चक्कर में सारे बिजनेस उथल पुथल हो गए, सबकी इकोनॉमी डाउन हो गई, जॉबलेस पर्सन हो गया। तो ऐसा तो नहीं दुनिया खत्म हो गई, जीना तो पड़ेगा, काम भी करना पड़ेगा, पेट भी पालना पड़ेगा, और पाल भी रहे हैं लोग। और ऐसा नहीं सबके लिए मुसीबत आ गई, डॉक्टर तो कमा रहे हैं, प्रोफेशनल्स तो कमा रहे हैं, बताओ कोई प्रॉब्लम हुई है इनको? भाई डॉक्टर का काम पहले भी मरीज को ठीक करना था, आज ही मरीज को ठीक करना है, पहले बीमारी नहीं थी अब आ गई, फीस भी तो मिल रही है, बात समझ में आ गई? तो ये बिजनेस का एनवायरनमेंट है, इसी को हम एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो पहला पॉइंट है हमारे पास नेचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट कैसा होता है? तो देखो, जो टॉपिक 12th वाले हैं तो आप 12th का आंसर लिख सकते हो, ऐसा नहीं वो आंसर गलत था। अब यहां पॉइंट घुमा फिरा के आ सकता है, जैसे अगर मैं याद करूं तो मैं यहां पे 12th में पढ़ रहा था सीडी के सुर, मेरा इसका आंसर था सीडी के सुर, कॉम्प्लेक्सिटी, डायनामिक, एस फॉर स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेज, यू फॉर अनसर्टेनिटी, आर फॉर रिलेटिविटी। तो 12th का बेस आएगा, बट 12th से एडवांस हमें पढ़ना है। यहां पे क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 12 मार्क्स का है, वहां पे एक क्वेश्चन 6 नंबर का, समझ रहे हो? यहां आपसे राइटिंग पूछ रहा है, और लिखो और लिखो और अच्छा समझाओ। वहां 6 पॉइंट याद करते थे, यहां और ज्यादा याद करना, बात समझ रहे हो? तो स्टैंडर्ड आपका बढ़ गया है, तो नॉलेज भी तो बढ़नी चाहिए ना। आपको ये सोच ले 12th में मैंने पढ़ रखा, अरे पढ़ रखा है, प्लानिंग पढ़ रखा है, अरे भाई प्लानिंग कितना पढ़ा था, अब यहाँ प्लानिंग देख तो लो अंदर क्या है। तो ऐसा नहीं कि चैप्टर बुक का नाम वही यहाँ वही, नहीं। पहले आप सीबीएसई के स्टूडेंट थे, अब आप डीयू के स्टूडेंट हो। सीबीएसई आपसे आंसर मांगती थी अपने तरीके से, अब यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हो आप, तो यूनिवर्सिटी आंसर मांगती है अपने तरीके से, समझ गए? तो देखो, नेचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट कहता है, सीडी के सुर मैंने आपको बताया, कॉम्प्लेक्स होता है मतलब समझना मुश्किल है, अनसर्टेन होता है मतलब प्रेडिक्ट करना मुश्किल है, स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस का मतलब होता है बिजनेस एनवायरनमेंट में जो फैक्टर्स हैं वो कभी कभी सबको प्रभावित करते हैं और कभी कभी किसी एक को प्रभावित करते हैं। जैसे नोटबंदी, नोटबंदी का होना क्या था? बिजनेस एनवायरनमेंट का एक फैक्टर। अब उससे जो ब्लैक मनी रखते थे उनको प्रॉब्लम हुई,
जो व्हाइट मनी वाले थे उनको प्रॉब्लम हुई ही नहीं। समझ रहे हो? जो गरीब आदमी है उसके पास पहले भी 100 रुपये जेब में रहते थे, आज भी 100 रुपये जेब में है, बैंक बैलेंस 0 है। उन्हें क्या फर्क पड़ता है नोटबंदी या नोटबंदी को हो जाने से? कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जिनकी आदत है 10 करोड़ रुपए घर में रखने की, बेड पे, अलमीरा में, उनको दिक्कत है। तो किसी के लिए स्पेसिफिक, किसी के लिए जनरल फोर्स। बात समझ आ गई? अब कोविड-19 में कोई घर से नहीं निकल रहा, लेकिन पुलिस को तो निकलना पड़ेगा, ना चाहते हुए भी। डॉक्टर्स को तो निकलना पड़ेगा। तो किसी के लिए अपॉर्चुनिटी, किसी के लिए थ्रेट, किसी के लिए स्ट्रेंथ, किसी के लिए वीकनेस। एनवायरमेंट, अनसर्टेनिटी हो गया, स्पेसिफिक जनरल फोर्स हो गया। रिलेटिविटी का मतलब क्या होता है? डिफरेंट। जम्मू कश्मीर में वादियां अलग हैं, एटमॉस्फेयर अलग है, वहां खेती अलग है, वहां का प्रोडक्ट अलग है। केरला में अलग है, दिल्ली में अलग है। तो आप देखोगे ना कि आपका बिजनेस क्या है, आपके लिए कहां प्रॉफिटेबल है। मुझे कोई शॉप खोलनी है किराने की, या कोई भी शॉप खोलनी है, तो एक बार एनालिसिस करना नहीं बनता कौन सी गली में खोलूं, कस्टमर कैसे हैं, या सिंपल अरे वहां ना गली नंबर 5 में ना एक सस्ती दुकान मिल रही है, 5,000 रेंट है, खोल लेते हैं। ऐसे लिए जाते हैं डिसीजन। ये डिसीजन वो लेता है जिसको 2-3 महीने ही काम करना होता है, बंद हो गई इसकी शॉप, फिर रोता है किस्मत साथ नहीं दे रही मेरी। अरे किस्मत तो है ही नहीं ना कोई चीज, सब कुछ तो थिंकिंग है, सब कुछ तो कर्म है। कर्मण्येवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन। एनालिसिस करो ना भाई, अगर नॉलेज है तो रेंट सस्ता है, एक पॉजिटिव पॉइंट है। कस्टमर नहीं है वहां पे, नेगेटिव पॉइंट है। आपको क्या पसंद है? आप वो शॉप खोल नहीं रहे, दूसरी खोल रहे हो। समझ रहे हो? अरे यार किराने की दुकान ना पूरे लॉकडाउन में खुली रही, किराने की दुकान खोलते हैं भाई, आगे चल के प्रॉफिट में होगा। ऐसे खोलते हैं शॉप, ऐसे डिसीजन लिए जाते हैं। ये तो एक फैक्टर सोच लिया आपने, ऐसे नहीं। तो ऐसी नॉलेज आपको पुट करनी है। बीकॉम के एग्जाम्पल लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल कोविड-19 सिचुएशन, द डिसीजन हैज बीन टेकन। आप लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपको देख रहे हो कितना लिखना है 12 नंबर में। अब आपको लिखना है यहाँ पे, क्वालिटी तो देनी है, क्वांटिटी भी देनी है। सीबीएसई क्या कहता था? क्वालिटी चाहिए, क्वांटिटी नहीं चाहिए। मतलब वहां ज्यादा लिखने के नंबर नहीं थे, पॉइंट्स के लिखने के नंबर थे, कि पॉइंट है तो ठीक है, वरना तो तुम पैरा लिख के आ जाते पूरा, है ना? ये हो गया। अब कुछ पॉइंट जो नहीं थे बीकॉम में, देखो एग्रेसिव एक पॉइंट है कि बिजनेस एनवायरनमेंट कैसा है, एग्रेसिव है। एग्रेसिव का मतलब होता है कि इसमें कुछ इंटरनल फोर्सेस भी हैं, कुछ एक्सटर्नल फोर्सेस भी हैं। मतलब इंटरनल फोर्सेस भी हैं, कुछ एक्सटर्नल फोर्सेस भी हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट को प्रभावित करते हैं कुछ मेरे द्वारा ही कारण जो बने, और कुछ बाहरी कारण बने। समझ गए? बाहर जाओगे तो संक्रमण फैल जाएगा, ये एक्सटर्नल फैक्टर है। घर के अंदर रहोगे, बिना हाथ धोए खाओगे तो संक्रमण अपने आप फैल जाएगा, ये इंटरनल फोर्सेस है। आप किसको कंट्रोल कर सकते हो? बाहर वाले को नहीं, घर वाले को। लेकिन बाहर वाले से बचा तो जा सकता है ना, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। अब तुम हाथ धोते हो और डेली नहाते हो, लेकिन बाहर घूमते हो, तो ऐसा ना तुम्हें संक्रमण नहीं फैलेगा, तो गलती भी मत करो ना। समझ रहे हो? कोविड-19 के टाइम में, पेंडेमिक लॉकडाउन में, क्या पुलिस वालों को कोरोना नहीं हुआ? बहुतों को हुआ, न्यूज भी आती थी इतने पुलिस वाले। क्यों हुआ? उनसे भी गलतियां हुई, सेफ्टी मेजर पूरे नहीं हो पाए। क्या डॉक्टर्स को नहीं हुआ? हुआ, ऐसी बात नहीं है। तो ये क्या है? एग्रेसिव है। समझ रहे? इंटरनल फोर्स एक्सटर्नल दोनों मिक्स है, कोई एक फोर्स नहीं है। इंटर रिलेटेड मैंने समझा दिया, ये वही है। रिलेटिविटी, डायनामिक, जनरल स्पेसिफिक फोर्सेस, रिलेटिव, इंटर टेम्पोरल। ये क्या है? इंटर टेम्पोरल क्या है? बिजनेस एनवायरनमेंट इज ऑल्सो एन इंटर टेम्पोरल कंसेप्ट एज इट चेंजेस ओवर टाइम। मतलब जो मई जून में हमने टाइम देखा, जो मई जून में टाइम देखा 2020 में, क्या वैसा टाइम दोबारा आएगा? कभी नहीं आएगा। सेम वैसा नहीं आएगा। जितना गंदा हमने देखा, क्या उससे गंदा नहीं आएगा? उससे भी गंदा हो सकता है। लेकिन हमें तो पॉजिटिव रहना है कि ऐसा कभी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि अब हम ऐसे तैयारी के लिए सीख चुके हैं। पहले कभी ऐसा हुआ नहीं। एक्चुअली ऐसा वायरल कोई प्रॉब्लम नहीं है कि पूरा दुनिया बंद करनी पड़े। ये कंट्री वाइज लॉकडाउन नहीं था, ये वर्ल्ड वाइड था। कोई दुनिया का आदमी नहीं निकला था। क्यों?
डॉक्टर ने परामर्श किया कि इस तरीके से रोका जा सकता है, क्योंकि ह्यूमन टू ह्यूमन है। कैसे है ये? ह्यूमन टू ह्यूमन। तो जितने ह्यूमन अंदर रहेंगे संक्रमण कम होता जाएगा। तो लोगों को कैद कर दो, ताकि 14 डेज 15 डेज 21 डे हुआ था। वो क्या था कि वायरस की हर चीज की लाइफ होती है भाई। वायरस है किसी को, तो एक टाइम बाद वो भी खत्म हो जाएगा ना। वायरस की भी तो लाइफ है कि वो मरेगा ही नहीं, वायरस मरेगा। तो इसलिए लॉकडाउन लगाया, ताकि अगर किसी को भी हो गया है या तो ठीक हो जाए या उसके द्वारा किसी को ना फैले। ये एक तरीके से सेफ्टी मेजर था। अब सेफ्टी मेजर्स वही हैं, लेकिन अब लॉकडाउन तो नहीं है, क्योंकि अब हम तैयार हैं। अब हम ट्रीटमेंट के लिए तैयार हैं। हमें और नॉलेज मिल गई है। तो मतलब समझ रहे हो, गंदा टाइम होता है, बट उसी गंदे टाइम से हम काफी कुछ सीख भी लेते हैं। आपने सीखा, मैंने सीखा, डॉक्टर ने सीखा, पुलिस वालों ने सीखा, गवर्नमेंट ने सीखा कि ऐसा भी हो सकता है कि पूरी दुनिया घर में बैठ जाए, तो हम खाना कैसे खिलाएंगे अपनी पब्लिक को, जनता को, पानी कैसे बांटेंगे। समझ। तो ये सब चीजें बिजनेस एनवायरनमेंट का इंटर टेम्परल है, मतलब टाइम के हिसाब से चेंज होता रहता है। हमें नहीं पता कब कौन सा वक्त आ जाए। अनसर्टेन मैंने बता दिया। कंटेक्चुअल एक पॉइंट है, कंटेक्चुअल। Business environment provides the macro framework within which the business firm micro units operate. The environmental forces are largely those given within which an individual enterprise and its management must function. Conceptual, contextual है, मतलब हर किसी की एक सीमा है। आप उसके अंदर ही काम कर सकते हो, उस सीमा के बियॉन्ड काम नहीं कर सकते। जैसे डॉक्टर है, तो माना आप लोगों को ट्रीटमेंट करते हो, तो क्या आपको प्रॉब्लम नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है। बस मैं टीचर हूं, तो क्या मैं फेल नहीं हो सकता? मतलब अगर मैं टीचर हूं तो क्या मेरे को सब कुछ आता है? एक लिमिट तो है ना। लिमिट ये है कि जो आपको पढ़ाता हूं वो आता है, जो मैं पढ़ रहा हूं मुझे नहीं आता है। सबकी एक लिमिट है। तो ऐसे एनवायरनमेंट में भी हर चीज की एक लिमिट है। ये कौन आपको कितना परेशान कर सकता है, या किससे बेनिफिट कितना ले सकते हो। क्लियर? ठीक। तो ये हमारा पूरा हो गया नेचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। नेचर बोल दो या फीचर बोल दो, बात एक ही। ठीक है। अब आते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। सिग्निफिकेंस को इंपॉर्टेंस बोल दो, बात एक ही है, इंपॉर्टेंस। नेक्स्ट इज सिग्निफिकेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट को समझने की क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों जरूरी है समझ के काम करें। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, सामने वाले को देखा ये बहुत गोरा है, कौन सा साबुन लगाते हो? लिरिल, मैं भी लगाऊंगा। ऐसे नहीं चलता, पूरा उसका फोरग्राउंड बैकग्राउंड समझना पड़ता है, तब उसके ऐसे बन पाओगे ना। तो ऐसे ही बिजनेस एनवायरनमेंट की इंपॉर्टेंस है कि समझे बिना काम करोगे तो हो सकता है आपको लिरिल से इन्फेक्शन हो जाए। लिरिल से आपको इन्फेक्शन हो सकता है कि साबुन आपको नहीं सूट कर रही। अब कौन शैम्पू लगाते हो? हेड एंड शोल्डर्स, मैं भी लगाऊंगा। ऐसा तो नहीं है। ठीक है। तो इसी तरीके से एनवायरनमेंट को कैसे सोच के डिसीजन लिया था, वही बोल रहा है। तो एनवायरनमेंट या तो आपके लिए हो सकता है अपॉर्चुनिटी लाता है, या आपके लिए थ्रेट लाता है। दो में से एक है। लॉकडाउन हुआ, डॉक्टरों के लिए क्या लाया? अपॉर्चुनिटी। कमा भी सकते हैं और प्लस अपने नई चीज की तरक्की कर सकते हैं कि ये चीज ऐसे होती है। आज जब हम मास्क लगा रहे हैं, बैठे हुए हैं, डिस्टेंस के साथ पढ़ भी रहे हैं, तो ये उन्होंने ही बोला ना कि काम तो करना पड़ेगा ना भाई, कि घर में घुसे रहेंगे, कब तक घुसे रहेंगे? आप सोचो, एक लिमिट तो है ना यार। तो आज हम काम कर रहे हैं, बट प्रिकॉशंस के साथ मास्क लगा रहे हैं, डिस्टेंस में बैठे हुए हैं, एक लिमिट में बैठे हुए हैं। समझ रहे? क्राउड नहीं है हमारे पास जैसे पहले होता था, तो काम हो रहा है, लेकिन थोड़ा अभी स्पीड अप उस तरीके से नहीं। तो किसी के लिए एनवायरनमेंट क्या लाता है? अपॉर्चुनिटी, और किसी के लिए थ्रेट ले आता है। आम जनता के लिए थ्रेट होगा, जिसे पता नहीं है, थ्रेट हो गया। क्लियर? ये 2 पॉइंट हो गए। तीसरा है कस्टमर फोकस। अगर आप एनवायरनमेंट को समझ लेते हो तो किसी चीज पर फोकस कर सकते हो, कस्टमर पे फोकस कर सकते हो। जैसे मान लो मेरी नज़र में 2 बच्चे बैठे हैं। अब 2 बच्चों में मैं समझ जाऊंगा किसको समझ में आ रहा है, किसको समझ में नहीं आ रहा, किसको ज़्यादा समझ में आ रहा है, किसको कम समझ में आ रहा है, किसको ज़्यादा समझाना है, किसको कम समझाना है। ये तब हो पाएगा जब मैं फोकस करूंगा। समझ रहे हो? अब 50 बच्चे में पढ़ाऊंगा,
फोकस कहाँ बन पाएगा? अभी आप 2 हो तो फोकस कर पा रहा हूँ, 3 हो जाएंगे 3 जगह फोकस हो जाएगा, 4 हो जाएंगे 4 फोकस हो जाएगा, 10 हो जाएंगे 10, तो मेरा फोकस क्या होता जा रहा है? इंक्रीज डिक्रीज होता जा रहा है ना। किस पे फोकस कर रहा है? एनवायरमेंट के फैक्टर पे डिपेंड। ठीक है, उसके बाद है स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन। एनवायरमेंट को देख के हम लोग क्या बनाते हैं? स्ट्रेटजी। भाई एनवायरमेंट कहता है कोविड-19 एक ऐसा वायरस है जो ह्यूमन बॉडी के लंग्स को अफेक्ट करता है। इसका मतलब ये है कि लंग्स को ये डैमेज करता है, मतलब रेस्पिरेटरी डिसीज है ये। डॉक्टर ने क्या बोला? ये रेस्पिरेटरी है। तो इसका मतलब रिसर्च सामने ये आई कि सबको प्रॉब्लम नहीं है, सबको प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ह्यूमन बॉडी में डेली वायरस और एंटीवायरस की लड़ाई हो रही होती है। आपको क्या पता कितने वायरस आप खा चुके? भाई जब हम मास्क नहीं पहनते थे तो क्या बीमार नहीं पड़ते थे? क्या फीवर नहीं आता था? क्या हमें सर दर्द नहीं होता था? क्या हमें खांसी नहीं होती थी? होती थी। इसका मतलब वायरस तो पहले भी थे, लेकिन जिस वायरस को बोला गया ये चल रहा है वो थोड़ा डेंजरस है, और डेंजरस इतना है कि वो हमें 14 दिन तक 3-4 दिन तक परेशान कर सकता है। समझ रहे हो? लेकिन अगर कोई लंग से ग्रसित ऑलरेडी है, कोई स्मोकर है, समझ रहे हो, किसी को कफ की प्रॉब्लम है, या किसी को ऑलरेडी डिसीज रिलेटेड टू लंग्स, उसके लिए डेंजरस है। तो वी कैन से कि ये एनवायरमेंट नहीं तो हमें बताया, प्रॉब्लम नहीं सोल्यूशन दिया ना, सोल्यूशन नहीं तो प्रॉब्लम ढूंढी। बात समझ रहे हो? यही एनवायरमेंट है, यह है स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन। तो डॉक्टर ने जो स्ट्रेटजी बनाई, 2 गज की दूरी करवा दो, मास्क लगवा दो, है ना, सैनिटाइजर यूज करवा दो, और लोगों बोलो काम पे चले, सब कुछ मेंटेन है। क्या अभी लोग कोविड से परेशान नहीं हो रहे? मास्क तो लगा रहे हैं, हाथ तो धो रहे, क्यों हो रहे? सेफ्टी फॉलो नहीं कर रहे, प्लस ये टेम्परेरी वायरस है, परमानेंट है। सॉरी टू से परमानेंट है ये। परमानेंट मतलब क्या ये आगे खत्म हो जाएगा? हम इसमें और रिसर्च कर लेंगे तो हम इसको मेंटेन कर लेंगे। क्या इससे डेंजरस बीमारियां नहीं है दुनिया में? बताओ, दिस इज द हाईएस्ट लेवल। हम उसमें ढल गए ना, ऐसे ही हो जाता है। इसका जैसे वैक्सीन आएगी तो सबके लगेगी, इससे पहले वैक्सीन नहीं है। कितनी सारी बीमारियों की वैक्सीन है, बचपन में कितनी लगी होंगी आपके, हेपेटाइटिस के इंजेक्शन लगे होंगे। तो ऐसे ही ये भी पार्ट ऑफ लाइफ बन जाएगा, इससे डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन पेशेंस पे ऑफ, पेशेंस से हमेशा कुछ ना कुछ मिलता है। और हम सोचे नहीं, जो नुकसान मेरा 6 महीने हुआ मैं 6 महीने भर लूंगा, वो थोड़ा अभी नहीं हो सकता। अप्स एंड डाउन होता रहेगा, ये एनवायरमेंट हमें सिखाता है। आज डॉक्टरों ने कमाया है 2020 में, और तो कोई नहीं कमा पाया ना, बताओ। 2020 में सभी घर पे ही रहे। कोई आईटी वाला कमाया होगा, बिल्कुल आईटी की जॉब अच्छी चली है, टेलीकॉम सेक्टर ने खूब कमाया है, समझ रहे हो ना। लेकिन मेरा फिजिकल काम था, मेरा पढ़ाना काम था, किसी की शॉप थी, किसी का बिजनेस ट्रेडर था, उसका काम नहीं चल पाया। रिवर्स टाइम भी तो आएगा, एक तो ऐसा टाइम आएगा कि लोग बीमारी नहीं होंगे, लोग प्रिकॉशन लेके चलेंगे। अब देखो, जैसे हमें पता चल गया, तो अगर मैं ये कहूं कि मैं मास्क, चाहे वैक्सीन आ जाए या ना आए या कुछ भी हो जाए, मैं हमेशा जब बाहर निकलूं लगा के रखूंगा, बताओ क्या प्रॉब्लम है इसमें? ये तो मेरी परमानेंट सेफ्टी हो गई। क्या डस्ट नहीं होता बाहर? क्या रेत नहीं उड़ रही होती? क्या बिल्डिंग नहीं होती, स्मेल नहीं आती, इतनी गंदी स्मेल आती है जब लोहा जलता है? क्या उससे लंग्स खराब नहीं होते? पोल्यूशन नहीं है दिल्ली में, पराली नहीं जलती दिल्ली से, एनसीआर से, तो पोल्यूशन नहीं होता क्या? कोविड से कम खतरनाक है पोल्यूशन। तो उस एनवायरमेंट को स्कैन करके हमने क्या सीखा? यही सीखा, समझ रहे हो? क्या जिसकी आंख खराब है उसी के लिए स्पेक्स बने? नहीं भाई, मैं भी लगा सकता हूं, क्यों? मेरी आंख खराब ना हो। भी आज मेरी आंख नॉर्मल है, मेरी आई साइट बिल्कुल नॉर्मल है। प्रियंका लगाती है क्योंकि इसका आई साइट वीक है, इसका पॉइंट में है। क्या मैं स्पेक्स नहीं लगा सकता? प्रियंका लगाती है ताकि इसकी पावर इंक्रीज ना हो, इसकी आंख सेफ रहे। मैं भी तो लगा सकता हूं कि मेरे आगे फ्यूचर में प्रॉब्लम ना हो। बात समझ आ रहा है? ये है एनवायरमेंट की स्कैनिंग का फायदा, ये इंपॉर्टेंस है। चेंज एजेंट, चेंज एजेंट नेक्स्ट क्या है इंपॉर्टेंस, क्या लिखा है इसके अंदर? बिजनेस लीडर एक्ट एज अ एजेंट ऑफ चेंज।
दे क्रिएट अ ड्राइव फॉर चेंज एट grassroots level. In order to decide the direction and the nature of change, the leader need to understand the aspiration of people and other environmental forces through environmental scanning. समझ रहे हो? ये समझाया मैंने आपको. अपने कदम को आप बदल सकते हो, बढ़ा सकते हो या रोक सकते हो. कब? जब आप एनवायरमेंट को समझ जाओगे. यार बच गया, गलती होने वाली थी. समझ रहे हो ना? मेरी टिकट बुक थी 22 मार्च की यूएस जाने की. 21 तारीख से लॉकडाउन लग गया, मेरा कदम वहीं रुक गया. बात समझ में आ रही है? तो एनवायरमेंटल स्कैनिंग से हम लोग क्या सीखते हैं? अब 2020 ने हमें क्या सिखाया कि इंडिया का एटमॉस्फेयर बाहर की तुलना में काफी अच्छा है. बात क्यों समझना चाहिए? क्योंकि यहां लोग अभी भी किससे जुड़े हैं? जमीनी हकीकत से जुड़े हैं. आज भी हम लोग कैसा खाते हैं? नेचुरल खाते हैं, खेती बाड़ी वाला खाते हैं, मशीनों का कम उपयोग करते हैं. तो यहाँ ये वायरस की प्रॉब्लम कम हुई बट कम हुई. विदेशों में ज़्यादा प्रॉब्लम क्यों हुई? क्योंकि वहाँ लोग आर्टिफिशियल तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, नेचर से डिस्कनेक्ट हो रहे हैं. और ये दिल्ली में भी देखने को मिल रहा है. दिल्ली में क्या, इंडिया में देखने को मिल रहा है. इसका रीज़न यही है. तो अगर कोई सोचता है यूएस में चला जाऊंगा, वहाँ पैसा बहुत है, तो वो एक फैक्टर है, पैसा. आपने बाकी तो देखा ही नहीं ना. अब इस 2020 में सिखा दिया सबको कि इंडिया का अलग एटमॉस्फेयर है, यूएस का अलग है. इंडिया में पैसा नहीं है बट यहाँ नेचर है, यहाँ पीस है, यहाँ नेचुरल है. यूएस में पैसा है, शायद वहाँ नेचर नहीं, शायद वहाँ पीस नहीं, वहाँ बिजी लाइफ है, यहाँ अलग लाइफ है. तो कई सारे फैक्टर होते हैं जो हमारे कदम को बढ़ाता, रोकता और वापस लेने में हेल्प करता है. मतलब पब्लिक इमेज, एनवायरमेंट है, स्कैनिंग करोगे, फिर कदम उठाओगे तो आपकी इमेज या तो बढ़ेगी या घटेगी. ठीक है. अब कोविड-19 के टाइम में सोनू सूद हीरो बन गए, फिर दुनिया जानती है उनको. उससे पहले सोनू सूद कौन नहीं जानता था? मान लो कौन है सोनू सूद? अच्छा वो उस मूवी में वो, अच्छा. बट आज की डेट में हर कोई जानता है, मूवी से नहीं, उसकी हेल्प की वजह से. तो ऐसा टाइम था जिसको नाम कमाना था, कमा गया, जिसको बदनाम होना था, हो गया. मतलब वही टाइम सुशांत राजपूत का भी हुआ तो रिया चक्रवर्ती की लोगों ने बुराई करी. वही टाइम सोनू सूद का हुआ तो बॉलीवुड बदनाम हुआ ड्रग्स के चक्कर में, करण जौहर को बदनाम किया, भला जो भी है. तो एटमॉस्फेयर क्या होता है? सबके लिए अपॉर्चुनिटी, थ्रेट लाता है. आपको क्या मिलने वाला है वो आप जानो. सोनू सूद ने बाजी मारी, मदद तो मैं भी कर सकता, आप भी कर सकते थे, सलमान खान भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने करी और उस टाइम से वो इतिहास में उनका नाम हो गया. ठीक है. पब्लिक इमेज, कंटिन्यूअस लर्निंग. बिजनेस एनवायरनमेंट एक ऐसी चीज है जिससे आप कंटिन्यूअसली क्या कर सकते हो? लर्न कर सकते हो. आज ऐसा है, कल ऐसा हो गया था, फ्यूचर में ऐसा हो सकता है. ठीक है ना. तो ऐसी बात नहीं है. देखो अगर मैं अपनी पर्सनल बात करूं तो मेरा ये लाइफ का लेसन है कि ये जो चीजें हमने अभी सीखी 2020 में, ये फैमिली में पहले भी सिखाई जाती थी, हम बस थोड़ा हट गए थे. कैसे, मैं बताता हूं. अगर आप थोड़ा सा रीति रिवाज से परिचित हैं तो आपने फिल्मों में कहीं देखा होगा घर में कि जब भी कोई घर में आता है तो उसको पानी उतारा जाता है. चलो आप लोग वाकिफ नहीं है बट देखना किसी मूवी में शायद दिखा दे. तो मेरे गांव में तो है ऐसा रिवाज कि उसको ऐसे जैसे पूजा वूजा करते हैं तो ऐसे करते ही हैं. ये एक रिवाज होता था. एक है ये, इसके बहुत सारे पॉजिटिव फायदे हैं. दूसरा फायदा देखो, दूसरा फैक्टर, गांव में कच्चे मकान होते हैं, वहां ईंटों के मकान नहीं होते. दूसरा, जब कच्चे मकान होते हैं तो वहां फर्श नहीं होता, फर्श में पोंछा लगता है, डेटॉल डालते हो आप, लाइजॉल डालते हो, फिनाइल डालते हो. वहां कच्चे मकान होते हैं, वहां गोबर से हर दिन लेप होता है, गाय के गोबर से. वो गोबर भी एक क्या है? फिनाइल है, बट वो नेचुरल फिनाइल. आप जो यूज कर रहे हो वो आर्टिफिशियल फिनाइल. गांव में घड़े होते हैं पानी ठंडा करने के लिए, और लोग ऐसे स्पेशली बोलते हैं ठंडा पानी ला घड़े का. यहां फ्रिज है. फर्क किसका है? नेचर और आर्टिफिशियल. वहां गर्म करने के लिए क्या है? चूल्हा है, गैस है. यहां गर्म करने के लिए क्या आ गया आजकल? वो क्या है, इसमें डालो तो गर्म हो जाता है. क्या है वो? ओवन मशीन. समझो, द मोर यू डिस्कनेक्ट टू द नेचर, आपको नेचर से लड़ना पड़ जाएगा. नेचर से हमें लड़ना पड़ जाएगा. लड़ना मतलब उठने की दवाई, सोने की दवाई, खाना पचने की दवाई, खाना ना पचने की दवाई. देख रहे हो ये सब?
नेचर से रहोगे नेचर करेक्टर हो गई। बात समझ आ रही है? तो ये चीजें हो गई कंटिन्यूअस लर्निंग। ठीक है, लास्ट पॉइंट। तो आज हमने इतना पढ़ लिया, बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है, इसके फीचर्स क्या होते हैं, इसकी इंपॉर्टेंस क्या होते हैं। ठीक है, अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। तो हमारे पास कितने बिजनेस के एनवायरनमेंट हैं? बेसिकली एक है हमारे पास इंटरनल एनवायरनमेंट और एक है हमारे पास एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ठीक है, बेसिकली दो टाइप्स है, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। इंटरनल के अंदर तो हम 5-6 पॉइंट्स पढ़ेंगे। एक्सटर्नल के अंदर फर्दर दो क्लासिफिकेशंस हैं, एक माइक्रो एनवायरनमेंट और एक मैक्रो एनवायरनमेंट। क्लियर? मतलब पहले तो दो, इंटरनल और एक्सटर्नल, फिर एक्सटर्नल के अंदर दो कैटेगरी, कौन कौन से बताओ? माइक्रो एनवायरनमेंट एंड मैक्रो एनवायरनमेंट। तो ये पूरा हम पढ़ेंगे तो हमारा एक चैप्टर खत्म हो जाएगा बिजनेस एनवायरनमेंट। तो वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर पॉइंट देखते हैं। पहला पॉइंट है कल्चर, है ना, यानी कल्चर कैसे बिजनेस एनवायरनमेंट का पॉइंट बना, थोड़ा सा इसको रीड कर लेते हैं। द वैल्यू, बिलीफ एंड एटीट्यूड ऑफ द फाउंडर्स एंड टॉप मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी एक्सरसाइज a strong influence on what the company stand for, how it does things and it consider important। मतलब कंपनी के जो टॉप सीईओज हैं, सीएफओ जो कंपनी को चला रहे हैं, उनकी मेंटालिटी, उनका एटीट्यूड डिपेंड करता है कि कंपनी किस तरफ जाएगी। मान लीजिए कंपनी का कोई एम्प्लॉय है वो जो जिसकी थिंकिंग नैरो है, नैरो थिंकिंग का है, या वो किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए काम करना चाहता है, पर्टिकुलर रिलीजन के लिए काम करना चाहता है, इसका मतलब उसका फ्यूचर ज्यादा नहीं है, लिमिटेड उसकी थिंकिंग है ना। तो कल्चर का मतलब आपकी जो कंपनी को चला रहे हैं उनकी थिंकिंग क्या है। एग्जाम्पल दिया हुआ है, व्हेन द वैल्यू सिस्टम इज वैल्यूड सिस्टम, नारायण मूर्ति एंड इट्स एक्सेप्टेंस बाय दोज एट हेल्प ऑफ अफेयर्स हैव बीन रिस्पॉन्सिबल फॉर हाई इथिकल स्टैंडर्ड ऑफ इन्फोसिस टेक्नोलॉजी। सिमिलरली स्ट्रॉन्ग कल्चर हैव बीन कंट्रीब्यूटेड टू द सोर्सेज ऑफ विप्रो कॉर्पोरेशन एंड टाटा स्टील वगैरह। एग्जाम्पल भी दिया हुआ है कि इंडिया की बात करें तो जो नारायण मूर्ति हैं जो इन्फोसिस के चेयरमैन हैं, उसके बाद टाटा का एग्जाम्पल दिया है, विप्रो का अजीम प्रेमजी हैं। इन लोगों ने सोसाइटी के बदलाव के लिए बहुत काम किया, किसी एक कम्युनिटी के लिए नहीं, किसी एक रिलीजन के लिए नहीं, पूरे सोसाइटी एज अ होल। तो यानी उनकी मेंटालिटी क्या है, इससे फर्क पड़ता है बिजनेस की डायरेक्शन कहाँ जाएगी। ये इंटरनल एनवायरनमेंट है। इंटर मतलब बिजनेस का ही कोई पर्सन। दूसरा है मिशन एंड ऑब्जेक्टिव, मतलब कंपनी का मिशन क्या है, कंपनी स्टैब्लिश क्यों हुई है, कंपनी आगे कहां तक जाएगी, कंपनी को खोला क्यों गया है। तो हर कंपनी का मिशन और विजन होता है, मिशन और विजन, उसी तरीके से कंपनी आगे बढ़ती है। उसके बाद टॉप मैनेजमेंट स्ट्रक्चर। अब टॉप मैनेजमेंट स्ट्रक्चर मतलब अभी था कल्चर और अब आ गया टॉप मैनेजमेंट का स्ट्रक्चर, यानी टॉप मैनेजमेंट में कितने लेवल के एम्प्लॉइज हैं, कौन किसके अंदर काम करता है, स्ट्रक्चरिंग किस तरीके से की गई है, कौन किसको रिपोर्ट करता है। एक ही लेवल के 2 मैनेजमेंट है, एक लेवल के 3 मैनेजमेंट है, ये सब चीजें क्लियर। पावर स्ट्रक्चर, अभी हमने पढ़ा क्या, टॉप मैनेजमेंट का स्ट्रक्चर। अब उनमें पावर का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, क्या एक ही सारे फैसले लेता है या अलग अलग लोग अलग अलग फैसले लेते हैं, एक दूसरे पर डिपेंड है या सारे इंडिपेंडेंट हैं, इससे फर्क पड़ता है। फिर है कंपनी की इमेज एंड ब्रांड इक्विटी। कंपनी की इमेज एंड ब्रांड इक्विटी मतलब यह डिपेंड करता है कंपनी की इमेज क्या है पब्लिक में, पब्लिक उसको क्या समझती है। अगर कंपनी को वैल्यू देती है, जैसे टाटा की कंपनी वैल्यू बहुत ज्यादा है, रिलायंस की वैल्यू इतनी नहीं है, वैल्यू रिलायंस की इतनी नहीं जितनी सोसाइटी के वेलफेयर के लिए टाटा ने काम किया है। तो इमेज किसकी अच्छी है, किसकी बुरी है, किसकी ब्रांड इक्विटी ज्यादा है कम है, इससे भी आपको बिजनेस में फर्क पड़ता है। ये भी एनवायरनमेंट का एक फैक्टर है। उसके बाद ह्यूमन एंड अदर रिसोर्सेज, आपकी एम्प्लॉय में कितने लोग काम करते हैं, कितनी कैटेगरी के लोग काम करते हैं, उनकी मेंटालिटी क्या है, ये सब भी डिपेंड करता है आपके बिजनेस एनवायरनमेंट, राइट। तो ये हमारा एक पॉइंट खत्म हुआ, एक टाइप जो है माइक्रो एनवायरनमेंट। ठीक है, माइक्रो के हमने 6 पॉइंट देख लिए। अब हम लोग बात करेंगे, सॉरी माइक्रो के नहीं, इंटरनल एनवायरनमेंट के पॉइंट देख लिए। इंटरनल एनवायरनमेंट के हमने 6 पॉइंट देख लिए। अब हम पढ़ेंगे एक्सटर्नल। एक्सटर्नल के अंदर पहले पढ़ रहे हैं माइक्रो एनवायरनमेंट। ठीक है, देखो माइक्रो में पहला आता है कस्टमर। कस्टमर में क्या है,
The people who buy a firm product and services are its customer. A business exists to create and satisfy customer. A firm may have different types of customer like individual, household, government department, commercial establishment. For example, the customer of paper company may include student, teacher, educational institution, business firms and other users of stationery. मतलब आप जैसे कंपनी हो तो पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि आपके एनवायरनमेंट में आपके कस्टमर कौन है। जैसे मैं टीचर हूं मान लीजिए, तो मेरा कस्टमर कौन है? सबसे पहली कैटेगरी कॉमर्स स्टूडेंट। स्टूडेंट तो है ही, मैं टीचर हूं तो मेरे तो स्टूडेंट ही हैं, बट कैटेगरी कौन सी? कॉमर्स स्टूडेंट। कॉमर्स के बाद भी फिर सब्जेक्ट। अब कोई मुझको बोले आप इंग्लिश पढ़ा दो, मैथ्स पढ़ा दो, तो शायद मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा। कॉमर्स प्योर अकाउंटेंसी है, बिजनेस स्टडीज है, इकोनॉमिक्स है, बिजनेस लॉ है ना, जो रिलेटेड टू कॉमर्स फील्ड है, राइट। तो ये कस्टमर, तो पहले आप समझो आपके कस्टमर कौन है, उनकी क्या नीड है, उनकी क्या एक्सपेक्टेशन है आपसे, वो चीज बनाना शुरू करो। क्लियर। कॉम्पिटिटर्स, सबको पता होना चाहिए कि मेरा मार्केट में कॉम्पिटिटर कौन है और मुझे कम्पीट कैसे कर रहा है, उसके लिए मैं कैसे उसको सामना कर सकता हूं, मैं क्या रणनीति अपनाऊं, वो क्या अपना रहा है। ठीक है। उसके बाद सप्लायर, आपके सप्लायर कौन है, उनकी डिजायर क्या है, उनकी डिमांड क्या है, उनकी नीड कैसे फुलफिल करते हो आप, एडवांस में पैसा लेते हैं या आपको क्रेडिट पीरियड देते हैं। नेक्स्ट है मार्केटिंग इंटरमीडियरीज, ये क्या होते हैं? मिडलमैन। मिचौलिए भी तो बहुत होते हैं ना व्यापार में। भाई सप्लायर से कभी कभी आप खुद सामान नहीं ले पाते, किसी मिचौले के थ्रू जाना पड़ता है ना, क्योंकि या तो आपके पास उतना पोटेंशियल नहीं है, या सप्लायर आपको वैल्यू नहीं देता, या आप रिटेलर लेवल के हो तो आप रिटेलर किस पे डिपेंड है? होलसेलर पे। होलसेलर किस पे डिपेंड है? प्रोड्यूसर पे, मैन्युफैक्चरर पे। तो ये चेन तो चलती है ना, तो इस चेन में अगर मार्केटिंग इंटरमीडिएट ज्यादा है तो ये भी एक फैक्टर। उसके बाद फाइनेंशियर्स, फाइनेंशियर्स कौन होते हैं? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जैसे बैंक है, एनबीएफसीज हैं। ये क्या सोचते हैं? इनको एनालिसिस करना चाहिए हर कंपनी को कि हमें आज की डेट में कौन ऐसा है जो पैसे देने को तैयार, हमें पता होना चाहिए ना, हमें कौन पैसा देने को तैयार, हमें क्यों पैसा देने को तैयार नहीं, हम ऑलरेडी कितने कर्जे में हैं। ठीक है। नेक्स्ट है पब्लिक। पब्लिक क्या है? नॉर्मल पब्लिक। अब पब्लिक में कौन हो सकता है? वो जो सामान खरीदता है वो भी पब्लिक है, जो नहीं खरीदता वही पब्लिक है, गवर्नमेंट भी पब्लिक है, मीडिया वाले भी पब्लिक है। समझ गए? तो पब्लिक मतलब जो सोसाइटी में लोग फैले हो, वो आपके लिए क्या सोचते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है वर्कर एंड ट्रेड यूनियंस। अब वर्कर से अगर आपकी नहीं बनती या वर्कर को आप भाव नहीं देते तो आए दिन क्या होगा? लॉकआउट्स, हड़ताल, स्ट्राइक, नाकाबंदी, सड़क जाम। समझ? इन सबको भी खुश रख के चलना पड़ेगा। तो यानी अगर आप कंपनी के कल के दिन टॉप मैनेजमेंट में काम करते हो तो ये चैप्टर आपको ये बता रहा है कि किस किस से आपको हैंडल करना है, किन किन लोगों के लिए रिस्पॉन्सिबल हो आप। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं मैक्रो एनवायरनमेंट। मैक्रो में आएगा आपका वो लोग जो आपको अफेक्ट करते हैं बड़े लेवल पे। माइक्रो का मतलब है स्मॉल लेवल, मैक्रो का मतलब एक होल लेवल में। जैसे कौन आता है? पॉलिटिकल एंड लीगल एनवायरनमेंट, जो हमने याद है 12th में पढ़ा था, पेस्टल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, टेक्नोलॉजिकल, पेस्टल, उसका मैंने कोड बताया था। ठीक है ना, डायमेंशंस जो पढ़े थे, ये मैक्रो लेवल के कहलाते हैं। तो पॉलिटिकल और लीगल एनवायरनमेंट यहां एक साथ लिखा हुआ है, जबकि अलग दो पॉइंट है। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का मतलब होता है जो गवर्नमेंट चल रही है उसकी आइडियोलॉजी क्या है, उसका काम करने का तरीका क्या है, वो किस मेंटालिटी से आगे बढ़ रही है, वो किस किस को लेके चल रही है। क्लियर। और लीगल में क्या है? जिस कंट्री में आपकी फैक्ट्री है, जिस कंट्री में आपका बिजनेस है, उसमें बताओ क्या कह रहा है, उसमें लॉज एंड रेगुलेशंस कैसे हैं, उसमें प्रतिबंध कैसे लगाती है सरकार, वहां की गवर्नमेंट क्या रूल्स बनाती है। क्लियर। ये है लीगल एनवायरनमेंट। दो पॉइंट एक साथ दिए हुए, 12th में अलग अलग थे। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास मैक्रो एनवायरनमेंट के अंदर पॉइंट सोशल एंड कल्चरल एनवायरनमेंट। ये सब वहां थे पेस्टल, सोशल। अब सोशल में क्या आते हैं? डेमोग्राफिक चेंज क्या है, कस्टमर की नीड क्या है, कस्टमर के टेस्ट क्या है, कस्टमर की प्रेफरेंस क्या है। समझ गए? अब जैसे मान लिया तुगलकाबाद एक्सटेंशन, ये एक डेमोग्राफिक एरिया है। कालकाजी एक्सटेंशन, ये एक डेमोग्राफिक एरिया है। गटर कैलाश, लाजपत नगर,
तो हर जगह अगर मैं जाऊंगा ना तो यहाँ पे मुझे एज अ ट्यूटर अगर मैं देखूँ तो एक ही सब्जेक्ट की अलग अलग फीस देखने को मिलेगी। समझ रहे हो? जैसे तुगलकाबाद स्टेशन मान लीजिए फीस है पर सब्जेक्ट 800, थोड़ा सा और आप अच्छी जगह पे जाएंगे तो वहाँ हो जाएगी 1200, थोड़ा अच्छी जगह में हो जाएगी 2000 3000। समझ रहे हो ना आप? तो ये डेमोग्राफिक एरिया के हिसाब से आप अपने प्रोडक्ट की वैल्यू कम ज़्यादा कर सकते हो। ये आपको टॉपिक बता रहा है। ठीक है, चलो उसके बाद तीसरा है इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल एनवायरनमेंट। ये फिर दो मिक्स कर दिया इसने, इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल। इकोनॉमिक का मतलब हम पढ़ते हैं जैसे रुपी का चेंज होना, डॉलर का चेंज होना, इंटरेस्ट रेट का चेंज होना, जीडीपी जीएनपी घटना बढ़ना, ये सारे फैक्टर हमारे बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। और फाइनेंशियल एनवायरनमेंट क्या होगा? बैंकर्स, एनबीएफसीज, उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहा है, वो किस टर्म्स एंड कंडीशंस में लोन दे रहे हैं आपको। क्लियर? फिर है टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। अब टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है? भाई टेक्नोलॉजी हर चीज में आगे बढ़ रही है, आईटी सेक्टर तो खासा कर। अब जैसे आज की बात करें 2021 जो आने वाला है तो उसमें क्या होगा? 5G तरफ लोग जा रहे हैं, हैंडसेट 5G लॉन्च हो चुके हैं। तो इसका मतलब हम उम्मीद कर सकते हैं कि मार्च अप्रैल तक 5G सर्विस एक्टिवेट हो जाए और लोग 4G को भूल जाएं। तो ये आपको, अगर आप मोबाइल हैंडसेट बनाने वाली कंपनी है या सेलर कंपनी सिम बेचते हैं आप, तो आपको अपनी सर्विस को अपडेट करना पड़ेगा। ठीक है। नेचुरल एनवायरनमेंट। अब नेचुरल क्या है? वातावरण क्या है, वहाँ एग्रीकल्चर की फार्मिंग क्या है, किसानों का क्या है, वहाँ की जलवायु कैसी है, वहाँ की लैंड में कितनी फर्टिलिटी है, कितनी उर्वरकता है, ये भी एक एनवायरनमेंट है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल एनवायरनमेंट। अगर आप ऐसी कंपनी हो जिसमें आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी करते हो तो आपको थोड़ा बहुत इंटरनेशनल लेवल के बात पता होना चाहिए कि यूएस से क्या रिलेशन है, हमारे चाइना से क्या रिलेशन है हमारे, तभी तो आप एक्सपोर्ट कर पाओगे। अब आप सोचो कि मैं पाकिस्तान में टमाटर बेचना चाहता हूँ, पाकिस्तान में टमाटर खपत ज़्यादा है, टमाटर प्याज इंडिया यहाँ से एक्सपोर्ट करता है। तो अभी जैसे मान लीजिए कोल्ड वॉर है दो देशों में, मैं चाह के भी वहाँ एक्सपोर्ट नहीं कर सकता, भले यहाँ मेरी खेती बहुत होती, टमाटर खराब हो रहे रखे रखे। तो आपको थोड़ा बहुत इंटरनेशनल एनवायरनमेंट का ही पता होना चाहिए। इंटरनेशनल लेवल पे संस्थाएं होती हैं बहुत सारी, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इन सब के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे हमारा एक चैप्टर बिजनेस एनवायरनमेंट पूरा खत्म हो गया। बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है, उसके फीचर्स क्या हैं, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, उसके डायमेंशंस क्या हैं, और उसके अभी हमने आज क्या देखा, कितने टाइप्स कितने हैं। तो टाइप्स दो पढ़े, इंटरनल और एक्सटर्नल। एक्सटर्नल में पढ़े हमने माइक्रो एंड मैक्रो, राइट।